Hello students, in this video we will cover chapter 7 of mutual fund distributor program. The name of the chapter is net asset value, total expense ratio and pricing of units. तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के अंदर म्यूचुअल फंड वैल्यूएशन एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है और ऐसा इसलिए है क्योंकि जब म्यूचुअल फंड यूनिट्स इशू होते हैं इन्वेस्टर्स को तो वो प्राइसेस जो हैं वो अलग होते हैं और जब उनकी रिडेम्पशन होती है या फिर कोई भी इन्वेस्टर्स उन म्यूचुअल फंड यूनिट्स को सेल ऑफ करता है तो उसके लिए एक वैल्यूएशन पैरामीटर है कि कौन सी वैल्यूज़ पे वो उनको सेल कर सकते हैं या फिर क्या एक तरीका है कि क्या जो टोटल इन्वेस्टमेंट्स हैं म्यूचुअल फंड की फंड हाउस की उस टोटल इन्वेस्टमेंट को किस तरीके से वैल्यू करना है और किस तरीके से यूनिट प्राइस आएगा, एक म्यूचुअल फंड की यूनिट का प्राइस आएगा। तो ये सारा कुछ हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले। सो फर्स्ट टॉपिक इज फेयर वैल्यूएशन प्रिंसिपल। तो अगेन होल म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इज बीइंग रेगुलेटेड बाय द सेबी। तो सेबी की कौन सी रेगुलेशन है? सेबी म्यूचुअल फंड रेगुलेशन 1996। तो 1996 के अंदर ये रेगुलेशन आई थी और इसके 8 शेड्यूल के अंदर लिखा हुआ है कि म्यूचुअल फंड यूनिट्स को वैल्यू कैसे करना है और फेयर वैल्यूएशन प्रिंसिपल्स इनको हम बोलते हैं। तो जब वैल्यूएशन करनी है तो वहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो किन बातों का ध्यान रखना है? द वैल्यूएशन प्रिंसिपल ऑल्सो एड्रेसेस द मिस प्राइसिंग रिस्क, कि जितनी भी आपकी इन्वेस्टमेंट है और जो यूनिट की वैल्यू आ रही है वो मैच करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारे पास एसेट्स तो 500 करोड़ रुपीस के हैं और जो वैल्यू की यूनिट्स आ रही है मल्टीप्लाई बाय टोटल यूनिट्स को मिला के 400 करोड़ या 450 करोड़ के एसेट्स को ही वो कवर करते हैं। तो ऐसा मिस प्राइसिंग नहीं होना चाहिए एंड रिड्यूस द वल्नरेबिलिटी ऑफ शॉर्ट टर्म डेट ओरिएंटेड स्कीम्स टू रिडम्पशन प्रेशर। क्या कह रहा है? जो शॉर्ट टर्म डेट ओरिएंटेड स्कीम है जिसमें मैंने आपको बताया था G-Secs होते हैं, कॉमन सिक्योरिटी या फिर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट जिनको हम बोलते हैं, तो वो क्या होते हैं डेली बेसिस पे उनके इंटरेस्ट रेट्स जो हैं वो फ्लक्चुएट करते हैं। तो कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं या फिर उनकी जो वैल्यूएशन है वो किस तरीके से करनी है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो सबसे पहला कंसेप्ट है कि वैल्यूएशन किस तरीके से होगी। So a mutual fund scheme invests the investors money in a portfolio of securities created and managed based on the investment objective। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्या कह रहे हैं कि जो भी स्कीम के ऑब्जेक्टिव हैं उसके हिसाब से म्यूचुअल फंड मैनेजर्स जो हैं, जो फंड मैनेजर्स हैं, वो पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। द इन्वेस्टमेंट इंक्लूड्स सिक्योरिटीज, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, प्राइवेटली प्लेस्ड डिवेंचर्स। प्राइवेटली प्लेस्ड डिवेंचर्स यानी जो कॉर्पोरेट कंपनीज जो डिवेंचर या फिर डेट रेस करती हैं, म्यूचुअल फंड हाउसेज को जो डेट रेस करती हैं उसके बारे में बात कर रहा है। तो म्यूचुअल फंड हाउसेज डायरेक्टली कंपनीज के डिवेंचर्स में पैसा लगा सकते हैं। सिक्योरिटाइज डेट इंस्ट्रूमेंट्स एंड गोल्ड रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट, रियल एस्टेट एज वेल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेट इंस्ट्रूमेंट। द एनएवी ऑफ द स्कीम विल डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ दिस पोर्टफोलियो। तो मान के चलिए एक म्यूचुअल फंड ने जब फंड रेस किया था, जब पूरा एनएफओ लॉन्च किया, तो मान के चलिए 200 करोड़ रुपीस का 200 करोड़ का फंड लॉन्च हुआ, एनएफओ लॉन्च था। अब उसने 200 करोड़ रुपीस में से 100 करोड़ गोल्ड परचेज किया, 100 करोड़ का रियल एस्टेट परचेज किया आ रही, ठीक है, आफ्टर 1 ईयर या लेट्स से आफ्टर 3 ईयर्स से 100 करोड़ वाला गोल्ड हो गया 120 करोड़ का और ये जो रियल एस्टेट हो गया ये हो गया 150 करोड़ का। तो यहाँ पे कितना हो गया? 270 करोड़। तो अब जो 3 ईयर्स बाद या तो कोई इन्वेस्टर इसमें न्यू फंड के अंदर इन्वेस्ट करेगा या फिर कोई एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर जो है जब वो एग्जिट करेगा तो उसके प्राइसेस किस हिसाब से आएंगे? 270 करोड़ के हिसाब से आएंगे। तो मान के चलिए 200 करोड़ के इन्होंने 200 करोड़ में इन्होंने लेट्स से 50 लाख, नॉट 50 लाख, आई वुड से 20 लाख, 20 करोड़ ले लेते हैं। तो मान के चलिए इन्होंने 20 करोड़ यूनिट्स लॉन्च किए थे। 20 करोड़ यूनिट्स इन्होंने 200 करोड़ के लॉन्च किए यानी 10 रुपीज़ पर यूनिट आ गया। और मोस्टली एनएफओ के प्राइसेस क्या होते हैं? 10 रुपीज़ की होती है। कोई भी म्यूचुअल फंड अगर न्यू लॉन्च करता है किसी भी स्कीम को तो उसका प्राइस क्या रहता है? 10 रुपीज़ ही रहता है। तो क्या अब ये 10 रुपीज़ यहाँ पे आके कितना हो जाएगा? यहाँ पे जाके हो जाएगा डिवाइड बाय 20 करोड़, ये हो जाएगा लगभग 13.5 रुपीज़, यानी 35% का रिटर्न आ गया ओवर 3 ईयर्स। तो ये क्या कह रहे हैं कि आपकी वैल्यूएशन इस हिसाब से आनी चाहिए जितनी आपकी एसेट वैल्यू है वो एसेट वैल्यू पूरी एक सिंगल यूनिट पे कवर होनी चाहिए। तो ये गाइडलाइंस क्या कहती है सेबी की? वो यही इसी प्रिंसिपल पे बेसिस है, गाइडलाइंस सेट बाय द सेबी एंड एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया।
अब मेथड है कि कंप्यूटेशन करनी कैसे, कंप्यूटेशन ऑफ नेट एसेट्स ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम्स एंड एनएवी। एनएवी क्या होता है, नेट एसेट वैल्यू, यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है नेट एसेट वैल्यू। और नेट एसेट वैल्यू क्या होता है, वैल्यू ऑफ ईच यूनिट ऑफ द स्कीम, मतलब एक जो यूनिट है म्यूचुअल फंड की, एक यूनिट है उसकी कितनी वैल्यू है। जैसे स्टॉक मार्केट के अंदर शेयर होता है, एक सिंगल शेयर होता है, सिंगल स्टॉक को सिंगल शेयर कहते हैं, ऐसी म्यूचुअल फंड की यूनिट को हम सिंगल एक यूनिट बोल देते हैं। यानी उस यूनिट का प्राइस हम कैसे मेजर करते हैं, कैसे उसको हम निकाला जाता है सारी वैल्यूएशन करके, वो हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। सो एनएवी इज इक्वल टू करंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स है, मतलब जो भी इन्वेस्टमेंट हमने कर रखे हैं उनकी मार्केट वैल्यू क्या है, करंट मार्केट वैल्यू, प्लस इनकम अक्रूड, यानी अगर उस इन्वेस्टमेंट में से हमें कुछ इनकम आई हो तो इनकम अक्रूड में क्या आ सकता है, हमारे पास डिविडेंड आ सकता है। मान के चलिए हमने शेयर्स में, म्यूचुअल फंड ने शेयर्स में इन्वेस्ट करे थे और उन शेयर्स के में उनको डिविडेंड भी दिया है कंपनीज में, तो डिविडेंड आ जाएगा। या फिर अगर उन्होंने डेट इंस्ट्रूमेंट्स लिया था तो उनके पास इंटरेस्ट आ जाएगा, जैसे डिवेंचर्स लिया हो या फिर कुछ और लिया, तो इंटरेस्ट आ जाएगा। प्लस एनी करंट एसेट्स, करंट एसेट्स माने कैश, अगर उनके पास कैश भी है, कुछ कैश हो गया या बैंक बैलेंस हो गया, तो उसकी भी वैल्यूएशन आएगी। क्यों, क्योंकि वो पैसा भी तो इन्वेस्टर्स का। माइनस करंट लायबिलिटीज, तो करंट लायबिलिटीज में क्या आएगा, सैलरीज आ गया, अगर उन्होंने किसी की सैलरीज वगैरह देनी है, या फिर कुछ भी हो सकता है, कॉस्ट हो सकता है, ब्रोकरेजेस हो सकती है, या फिर एक्रूड एक्सपेंसेस, और भी कोई जैसे कस्टोडियन की फीस हो गया और ब्रोकरेजेस हो गई अगेन, और या फिर गवर्नमेंट लायबिलिटीज हो गई। तो इस तरीके से ये माइनस करने के बाद डिवाइड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट्स। तो मान के चलिए हमारे एग्जांपल में 20 करोड़ यूनिट्स थी, तो जितनी भी वैल्यू आने वाली है उस वैल्यू को डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ यूनिट से, तो हमें क्या आ जाएगा, सिंगल यूनिट की एक वैल्यू आ जाएगी जिसे हम बोलते हैं नेट एसेट वैल्यू। ठीक है, तो एग्जाम में हमसे क्या पूछ सकते हैं, एग्जाम में हमसे डायरेक्ट ये फॉर्मूला पूछ सकते हैं कि हाउ कैन यू कैलकुलेट द एनएवी ऑफ अ म्यूचुअल फंड यूनिट। ठीक है, अब प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए, या मान के चलिए कि जो करंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है ये आप कैसे मेजर आउट करेंगे, एक बार इसको भी देख लेते हैं। तो इसमें हम इंटरेस्ट इनकम लेंगे, मैंने बताया था, डिविडेंड इनकम लेंगे, रियलाइज कैपिटल गेन लेंगे। कैपिटल गेन का मतलब वही है कि एक साल पहले हमने स्टॉक्स में या फिर रियल एस्टेट में 100 करोड़ रुपीज इन्वेस्ट किए थे, 3 साल बाद निकाले तो 150 करोड़ हो गए, तो 50 करोड़ रुपीज का जो हमें प्रॉफिट हुआ है वो हम क्या बोलेंगे, कैपिटल गेन हुआ है, क्योंकि ये गेन हमें कैपिटल एसेट पे हुआ है, तो 50 करोड़ रुपीज विल बी ट्रीटेड एज अ कैपिटल गेन। तो इन शॉर्ट आप ये समझ लीजिए, जो भी आपको इन्वेस्टमेंट में जो प्राइस टू प्राइस जो फ्लक्चुएशन आई है, प्राइस टू प्राइस जो इंक्रीज आया है, प्राइस टू प्राइस जो प्रॉफिट आया, वो हमारे कैपिटल गेन आ गया। देन वैल्यूएशन गेन्स, अगर आपने कोई चीज बेची नहीं है, मान के चलिए अगर हमने 150 करोड़ का रियल एस्टेट बेचा नहीं है, तो वैल्यूएशन गेन हमें कितना हो जाएगा, 50 करोड़, और यहाँ पर रियलाइज है और यहाँ पे अनरियलाइज है, तो वैल्यूएशन गेन्स अनरियलाइज होगा। ठीक है, या फिर रियलाइज कैपिटल लॉसेज है, या फिर अगर आपने लॉस पे बेचा है, या फिर वैल्यूएशन लॉसेज हैं, या फिर स्कीम के एक्सपेंसेस है, आप उनको माइनस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपकी वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। देन अगेन मार्क टू मार्केट, तो मार्क टू मार्केट क्या होता है, एज ऑफ टुडे, एज ऑफ टुडे मेरी जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है वो क्या कोट कर रही है, मतलब कितना प्रॉफिट और कितना लॉस एज ऑफ टुडे आ रहा है, तो P&L एज ऑफ टुडे, ये होता है मार्क टू मार्क। तो जितनी भी एसेट्स म्यूचुअल फंड होल्ड करता है उनकी एज ऑफ टुडे कितनी वैल्यूएशन चल रही है, मतलब जो हमने इन्वेस्टमेंट करा था उससे कितना डिफरेंस आ रहा है, तो बीट अ प्रॉफिट और लॉस, इट विल बी रिगार्डेड एज अ मार्क टू मार्क। तो NAV is meant to reflect the true worth of each unit of the scheme because investors buy or sell units on the basis of the information contained in the NAV। ये मैंने आपको बता ही दिया था। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, करंट मार्केट वैल्यू क्या है, इज नोन एज मार्क टू मार्केट। ठीक है, अब उसके बाद कौन कौन से एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो म्यूचुअल फंड स्कीम्स को अलाउड हैं, ये भी अगेन रेगुलेटेड बाय द सेबी। तो ऐसा नहीं है कि मन मर्जी म्यूचुअल फंड हाउसेस कुछ भी एक्सपेंसेस को क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली पैसा इन्वेस्टर्स का ही है, भोले वाले इन्वेस्टर्स हैं, तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स को लॉस नहीं होना चाहिए और बोगस क्लेम नहीं होना चाहिए एक्सपेंसेस का। तो सेबी ने कुछ रिकमेंडेशन दी है कि कोई भी म्यूचुअल फंड हाउस किस किस तरीके के एक्सपेंसेस एक स्कीम में से या फिर एक स्कीम के प्रॉफिट में से क्लेम कर सकता है। तो अगेन इट इज बाइफर्केटेड इनटू इन्वेस्टमेंट एंड एडवाइजरी फीस, वो नाम से समझ आ रहा है कि उसमें क्या क्या आता होगा, एंड देन रिकरिंग एक्सपेंसेस। तो एक बार देख लेते हैं इनके अंडर सब हेडिंग्स क्या क्या हैं। तो चार्ज टू द स्कीम बाय द AMC, तो AMC की अपनी फीस होती है। एसेट मैनेजमेंट कंपनीज के अंदर क्या फीस होती है, फंड मैनेजर्स होते हैं उनकी फीस होती है, फंड मैनेजर्स हो गए, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, उनके पास स्टाफ होता है जो ऑर्डर पंचिंग करते हैं,
रिसर्च करते हैं, एनालिसिस होती है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। एक रिसर्च और एक एनालिसिस की जो टीम होती है उनकी जो सैलरीज होती है, तो स्टाफ सैलरीज और फंड मैनेजिंग जितना भी सैलरी वाला पार्ट है वो एमसी में आ जाएगा। फिर डिटेल्स ऑफ सच फीस आर फुली डिस्क्लोज इन द एसआईडी यानी स्कीम इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। तो यहाँ पे क्या सिंगल सैलरीज या फी स्ट्रक्चर को हम डिस्कस करेंगे? नहीं, ये ऑलमोस्ट कैसे रहता है कि लेट्स से कि अगर दे आर प्लानिंग फॉर 100 करोड़ फंड, तो ये बता देंगे कि इसका 1 और 2% विल गो टू एएमसी। एएमसी के चार्जेस या इन्वेस्टमेंट एंड एडवाइजरी चार्जेस क्या रहेंगे? 1 या 2% रहेंगे। और हमेशा ध्यान रखना कि इन्वेस्टमेंट एंड एडवाइजरी फीस जो होती है वो विद रिस्पेक्ट टू फंड साइज होती है हमेशा। तो ये कभी भी फिक्स कॉस्ट नहीं होती है, ये वेरिएबल रहती है एज पर द फंड साइज। अगर फंड का साइज बहुत बड़ा होगा तो इन्वेस्टमेंट और एडवाइजरी फीस जो है उसी हिसाब से फ्लक्चुएट करेगी, अगर छोटा होगा तो अगेन कम रहेगी। तो एएमसी में चार्ज द म्यूचुअल फंड स्कीम विद रिकरिंग एक्सपेंसेस। तो रिकरिंग में क्या आएंगे? मार्केटिंग एंड सेलिंग एक्सपेंसेस। क्यों? क्योंकि एडवर्टीजमेंट आती है, पोस्टर्स आते हैं और डिस्ट्रीब्यूटर को हमें फीस देनी पड़ती है, तो वो सारा मार्केटिंग एंड सेलिंग एक्सपेंसेस में आ जाएगा। और हमें जब अकाउंट्स प्रिपेयर होते हैं, हमारी परफॉर्मेंस रिपोर्ट प्रिपेयर होती है, तो ऑडिट फीस भी देनी पड़ती है। एसेट्स को सेफ कीपिंग के लिए कस्टोडियन की फीस देनी पड़ती है, और ट्रस्टीज के भी एक्सपेंसेस होते हैं, जो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज होता है उनके भी एक्सपेंसेस होते हैं। तो ऑल इन ऑल द टोटल एक्सपेंस रेशियो यानी टीईआर ऑफ द स्कीम एक्सक्लूडिंग इशू और रिडम्पशन एक्सपेंसेस वेदर इनिशियली बोर्न बाय द म्यूचुअल फंड और द एएमसी बट इंक्लूडिंग द मैनेजमेंट फीस एंड द एडवाइजरी फीस शैल बी सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग लिमिट्स। अब आप वो ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है किसी भी नाम से, किसी भी अलग अलग नाम से म्यूचुअल फंड वाले आपसे अलग अलग तरीके की फीस ले ले। तो इन्होंने एक कैप लगा दिया, एक मैक्सिमम लिमिट लगा दी है सेबी ने कि आप कोई सी भी तरीके का कॉस्ट निकाल लीजिए, कोई भी स्ट्रक्चर हो, लेकिन आपकी जो मैक्सिमम जो एक्सपेंस रेशो रहेगी या फिर टोटल एक्सपेंस लिमिट है वो क्या है। सो अगर आप लिक्विड फंड या इंडेक्स फंड की बात करते हैं या फिर ईटीएफ्स की बात करते हैं जो एज अ स्टॉक्स की तरह ट्रेड होता है, तो वहाँ पे जो टीईआर रहेगी वो कितना रहेगी? 1% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी मान के चलिएगा हमारे एग्जांपल में अगेन 100 करोड़ रुपए का अगर फंड है, तो अब 1 करोड़ से ज़्यादा ऑल इन ऑल आपकी इससे ज़्यादा एक्सपेंस हो ही नहीं सकता। कोई भी एक्सपेंस हो, आपकी मैक्सिमम कैप लिमिट कितनी होगी? 1 करोड़। और रियल लाइफ में अगर आप लाइव एग्जांपल की बात करेंगे तो ये 0.5 से ज़्यादा होती ही नहीं है। 0.5 से ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि जितना सेविंग्स वो एक्सपेंसेस में करेंगे ना इन्वेस्टर्स को, उतना ही रिटर्न आएगा, और इन्वेस्टर्स को जितना रिटर्न आएगा इतना ही एसेट बेस बढ़ता जाएगा। तो मान के चलिए अगर कोई भी स्कीम ज़्यादा रिटर्न देती है तो इन्वेस्टर उसी स्कीम में सबसे ज़्यादा पैसा लगाते हैं। तो यहाँ पे बात वही बैठ जाती है, स्कीम का रिटर्न ज़्यादा हो जाएगा और एसेट का बेस भी बड़ा होता जाएगा। दूसरी है कि अगर कोई इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम है जिसमें 65% आपने इक्विटीज़ में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो उस केस में जो मैक्सिमम लिमिट है वो है 2.25%, और रियल लाइफ में आप देखोगे तो ये होता है 1.5 से लेकर 2 के बीच में, ये मैक्सिमम आपको यहीं मिलेगा। और उसके बाद दूसरी है कि इन्वेस्टिंग स्कीम्स अदर देन ए स्पेसिफाइड अबव, यानी डेट स्कीम हो गया, हाइब्रिड स्कीम हो गया, कुछ इस तरीके की जो है उसमें 2% से ज़्यादा नहीं हो सकता है। उसके बाद इंडेक्स फंड स्कीम और ईटीएफ अगेन हमने पढ़ चुके थे कि 1% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और ये पूरा चार्ट बेस्ड स्ट्रक्चर है, मतलब एएमसी अगर AUM एसेट अंडर मैनेजमेंट अगर आपके पास 500 करोड़ है तो आप इससे ज़्यादा नहीं ले सकते। और इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स के लिए अगर ये इक्विटी ओरिएंटेड है तो 2.25 है, और अदर देन इक्विटी ओरिएंटेड यानी हाइब्रिड और डेट है तो आप 2% से ज़्यादा नहीं ले सकते। तो ये पूरा स्ट्रक्चर है, पूरा चार्ट बेस में है, तो ये आप रीड कर लेना। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पॉर्टेंट है, और इसके अंदर एकदम स्पेसिफिक लिमिट्स तो नहीं पूछते हैं एग्जाम के अंदर, लेकिन आपको फिर भी पता होना चाहिए कि इक्विटी ओरिएंटेड बहुत मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है। इक्विटी ओरिएंटेड है तो इक्विटी ओरिएंटेड की तो आपको रेशियोज पता ही होनी चाहिए, और लगभग 2% या 2.25% से ज़्यादा कहीं भी लिमिट नहीं है। तो इक्विटी ओरिएंटेड की थोड़ी सी ज़्यादा होती है, एंड अपार्ट फ्रॉम इक्विटी ओरिएंटेड कमी मिलेगी आपको 2%, और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड या फिर जो लिक्विड फंड होते हैं उनकी 1% होती है। तो ये आप ध्यान रखना। देन डिविडेंड एंड डिस्ट्रीब्यूटेबल रिजर्व्स। तो देखिए क्या होता है, कुछ म्यूचुअल फंड स्कीम्स ऐसी होती है जिसमें डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन की भी वो होता है, एक ग्रोथ होती है, ग्रोथ स्कीम्स होती हैं, और दूसरी होती है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम्स। तो क्या होता है जिसके अंदर मान के चलिए अगेन 100 करोड़ के जो हमारे एसेट अंडर मैनेजमेंट थे, 3 साल में उनकी वैल्यूएशन 150 करोड़ होगी। तो 50 करोड़ रुपीज़ का म्यूचुअल फंड को प्रॉफिट हो रहा है, तो वो क्या करेगा, 50 करोड़ को एज अ डिविडेंड इन्वेस्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। अगेन कैपिटल कितनी हो जाएगी, 100 करोड़। तो दोनों ही तरीके होते हैं कि आप एक एसेट को होल्ड करते रहो टिल द टाइम ऑफ मेच्योरिटी, या फिर फॉर एवर, या फिर तरीका क्या होता है, एसेट को जैसे ही बेचा, जो भी प्रॉफिट आया उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। तो उसके लिए सेबी क्या कहता है, सेबी की पॉलिसीज क्या है
एक बार वो भी पढ़ लेते हैं। So all the profits earned based on the accrual of income and expenses as detailed above are treated as available for distribution। तो क्या कह रहा है, एक बार एक्सपेंसेस को क्लेम करने के बाद, एक्सपेंसेस को डिडक्ट करने के बाद जितना भी पैसा बचेगा वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में आप उसको मानेंगे। तो इसको आप मानोगे कि ये दीज फंड्स आर अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। सो वैल्यूएशन गेन्स आर इग्नोर्ड। तो क्या कहना चाह रहा है, अब अगेन वही 100 CR का प्रॉपर्टी हमारा, रियल एस्टेट हमारा 150 का हो गया, तो ये हमारे लिए वैल्यूएशन गेन है अनटिल एंड अनलेस हमने इसको सेल ऑफ नहीं करा और 50 करोड़ रुपीस का रियलाइजेशन नहीं करा। तो अनरियलाइज प्रॉफिट्स जो हैं, अनरियलाइज प्रॉफिट्स मतलब जिसके अंदर वैल्यूएशन गेन्स है, जिसको हमने सेल ऑफ नहीं करा, तो जो 50 करोड़ रुपीस का अनरियलाइज प्रॉफिट है उसको हम ये नहीं मानेंगे कि दीज फंड्स आर अवेलेबल फॉर डिविडेंड। ओनली कैश इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ फॉर्म, ओनली कैश इज परमिसिबल टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ डिविडेंड। हमेशा आप ध्यान रखना, वैल्यूएशन गेन्स को काउंट नहीं करते हैं। ये अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैल्यूएशन गेन्स आर इग्नोर्ड, वैल्यूएशन गेन्स को हम नहीं मानते ना कि, और वैल्यूएशन लॉसेस को जबकि आप प्रॉफिट्स में से एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वैल्यूएशन गेन्स को आप इंक्लूड नहीं करोगे लेकिन वैल्यूएशन लॉसेस को आपको माइनस करना पड़ेगा जितना भी आपके पास कैश अभी तक रखा हुआ है। That portion of the sale price on the new units which is attributable to valuation gain is not available as a distributable profits। तो ये भी हो सकता है कि आपने कोई नई कोई न्यू यूनिट आपने कोई सेल करी है, ठीक है, और उसमें भी वैल्यूएशन गेन हो गया आपको, तो वो भी आपको डिस्ट्रीब्यूटेबल रिजर्व में वो भी काउंट नहीं होगी। उसका नेक्स्ट है द ट्रस्टीज शैल डिसाइड द क्वांटम ऑफ डिविडेंड। तो डिविडेंड कौन डिसाइड करेगा, ट्रस्टीज डिसाइड करेंगे, एएमसी डिसाइड नहीं करेगा। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एएमसी के पास पावर नहीं है कि कौन कितना डिविडेंड हमें देना है और कब देना है, वो कौन डिसाइड करता है, ट्रस्टीज। तो ट्रस्टीज का काम क्या होता है, टू सुपरविजन ऑफ पूरा एंटायर म्यूचुअल फंड स्ट्रक्चर एज वेल एज डिसाइडिंग ऑन द रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर मैनेजिंग द फंड, प्लस when and how much the dividend will be distributed। even record date भी trustees ही डिसाइड यहाँ पे करेंगे। उसके बाद कंसेप्ट ऑफ एंट्री एंड एग्जिट लोड एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन एनएवी। देखिए होता क्या है, जब आप म्यूचुअल फंड यूनिट में इन्वेस्ट करते हैं, एनएफओ के टाइम पे ये कोई लोड नहीं होता है, कोई एक्सपेंस नहीं देना होता है और किसी भी तरीके का आपके ऊपर कोई भी बर्डन नहीं आता है। यू जस्ट गो फिल द फॉर्म एंड यू विल जस्ट पे द अमाउंट एंड यू विल बी गेटिंग द यूनिट्स, म्यूचुअल फंड यूनिट्स। लेकिन होता क्या है, जब कोई भी बीच में एंट्री लेता है, मान के चलिएगा एक स्कीम चल रही है, 100 करोड़ रुपीज़ की एक स्कीम थी और उसको चलते चलते 3 साल हो गए। अब कोई एक आउटसाइडर आता है, एक न्यू इन्वेस्टर है, वो म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना चाहता है। तो म्यूचुअल फंड वाले क्या कहते हैं, भैया कि हम इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे थे तब तुम सो के उठ के आ रहे हो, क्योंकि तुम्हें ये पता है कि अब हम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो तुम हमारे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो हम तो ऑलरेडी फेमस है, तो क्यों ना एक इससे प्रीमियम चार्ज करें। तो उसको हम क्या बोलते हैं, एंट्री लोड। तो एंट्री लोड हमें जो एक्स्ट्रा प्रीमियम देना पड़ता है ओवर एंड अबव द यूनिट प्राइस, हमें एक एक्स्ट्रा प्रीमियम देना पड़ता है, एक्स्ट्रा प्राइस देना पड़ता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एंट्री लोड। और वो किसको मिलता है, किसको पे करना पड़ता है, जो अपकमिंग इन्वेस्टर्स होते हैं और जिनको पहली बार उसमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, ये उनको पे करना पड़ता है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, इन द पास्ट स्कीम्स वर परमिटेड टू कीप द सेल प्राइस हायर देन एनएवी। तो सेल प्राइस हायर देन एनएवी यानी एक प्रीमियम लेना पड़ता था। सो द डिफरेंस बिटवीन द सेल प्राइस एंड द एनएवी वाज कॉल्ड एज एंट्री लोड। एक एंट्री लोड लेते थे या एंट्री प्रीमियम लेते थे। तो मान के चलिए अगर कोई भी स्कीम की यूनिट 11 रुपये चल रही है, जबकि उसका जो रियल प्राइस था वो 10 रुपये था, तो मान के चलिए उसने 1 रुपये का अपना एंट्री लोड यहाँ पे लगा दिया। लेकिन अब यहाँ पे ये भी क्या कह रहा है, एंट्री लोड इज नो लॉन्गर परमिटेड, यानी आज की तारीख में जो भी एनएवी शो कर रहा होगा, जो भी रियल एक यूनिट की वैल्यू आ रही होगी, वो ही उसी प्राइस पे यूनिट जो है न्यू इन्वेस्टर्स को भी अलॉट होती है। तो आज की तारीख में इसका प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन खत्म हो गया, एंट्री लोड नहीं है। हाउएवर एग्जिट लोड स्टिल एग्जिस्ट। तो एग्जिट लोड क्या है, जब आपको म्यूचुअल फंड से एग्जिट लेना हो, जब आपको अपनी यूनिट्स को सेल ऑफ करके कैश में पोजीशन को कन्वर्ट कराना हो, तो भी आपको एक प्रीमियम देना पड़ता है, जिसको हम एग्जिट लोड बोलते हैं। तो मान के चलिए एनएवी चल रही थी 20 रुपये, तो यू वेंट टू एएमसी एंड यू आस्क फॉर द कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स इनटू कैश। तो एएमसी ने क्या बोला कि आपको 20 रुपये की जगह हम देंगे
19 रुपये 80 पैसे। तो ये जो 20 पैसा हो गया यानी 20 पैसा जो है वो आपका जो हो गया एग्जिट लोड हो गया। तो क्योंकि आप म्यूचुअल फंड से एग्जिट कर रहे हो, और इससे क्या होगा, म्यूचुअल फंड वालों का भाई उनकी जो एडवाइजरी फीस है वो क्या होती है, परसेंटेज ऑफ द टोटल AUM होती है। तो AUM कम होगा तो उनको भी तो लॉस होता है। तो इस वजह से क्या होता है, वो आपसे एग्जिट लोड भी लेते हैं। सो द डिफरेंस बिटवीन द NAV एंड रीपर्चेज प्राइस इज कॉल्ड एज एग्जिट लोड। तो एग्जिट लोड स्टिल एग्जिस्ट, और ये प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन क्या है, अगर आप कोई भी म्यूचुअल फंड स्कीम 1 साल से पहले लेस देन 1 ईयर एग्जिट करते हो, 1 साल से पहले अगर आप एग्जिट करते हो तो यू हैव टू पे द एग्जिट लोड। आज की तारीख में जो इसका प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन है वो ये है, अगर आप 1 साल से ज़्यादा यानी लॉन्ग टर्म 12 मंथ से ज़्यादा का होल्डिंग करते हो तो एग्जिट लोड आपको एग्जेम्प्ट है, अदरवाइज यू हैव टू पे द एग्जिट लोड। ये मार्केट प्रैक्टिसेस हैं और सारे म्यूचुअल फंड वाले यही स्ट्रैटेजी को, यही चीज़ को फॉलो करते हैं। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। विल डिस्कस द न्यू टॉपिक इन नेक्स्ट वीडियो।